चलिए गाइस, पढ़ते हैं सेक्शन 143 सब सेक्शन 8। सर ये बात करता है ब्रांच से रिलेटेड कुछ बातों पे, और मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बताने वाला है ब्रांच ऑडिट के बारे में। बहुत आसान सेक्शन है। पहला पार्ट हम इसका पिक करते हैं, इफ़ द ब्रांच ऑफिस इज़ इन इंडिया। थ्योरी है, पढ़ के जाना है, लिख के आना है। सर अगर ब्रांच ऑफिस जो है वो इंडिया में है तो सर जो अकाउंट्स है वो ऑडिट करेगा कौन? सर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी, दैट इज द कंपनी ऑडिटर, जो हमारे कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट कर रहा था वो, या एनी अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज अपॉइंटेड एज पर सेक्शन 139। तो बेसिक सी बात, ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा? या तो कंपनी ऑडिटर, क्या या कोई और व्यक्ति जो सर ए क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड के लिए सर मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वालिफाइड एज पर सेक्शन 141 हमें ध्यान रखना है। यदि हम अगर इसको ऐसे बोलें कि 141 सब सेक्शन 3 के हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा तो वो क्या होगा? क्वालिफाई, राइट। सो कोई भी बंदा जो सर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर, और उसकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एज पर सेक्शन 139 जो कि अपॉइंटमेंट से डील करता है। दैट्स इट, इतना सा पॉइंट था। अब आ जाते हैं सर इसके दूसरे पार्ट पे, और दूसरा पार्ट क्या है? अच्छा, एक बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि मैं ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इस चार्ट की पीडीएफ फाइल अपनी वेबसाइट पे कहीं पे अपलोड कर दूं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि भाई टाइम की सख्त कमी रहती है मेरे पास। फाइल को बनाओ, अपलोड करो, फिर उसका लिंक शेयर करो, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर वो आपको नहीं मिल पा रही फाइल, तो आप प्लीज़ यहीं से इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा। अगर मैंने फाइल शेयर करी होगी तो मैं उसका लिंक आपको ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में ज़रूर शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। आई होप इतना आप लोग कोऑपरेट करेंगे। नाउ अब सर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर 143 सबसेक्शन 8 में लिखा है ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो क्या होगा? तो उस केस में अकाउंट शैल बी ऑडिटेड ईदर बाय द कंपनी ऑडिटर or by an accountant or by any other person duly qualified to act as an auditor in accordance with the law of that country. So अगर आपकी ब्रांच जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है तो सर मज़े की बात, ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच का ऑडिट हमारी जो कंपनी इंडिया में है उसका ऑडिटर भी कर सकता है, या कोई अकाउंटेंट कर देगा। सर अभी अकाउंटेंट वर्ड जो है ये फॉरेन कंट्री के लॉ के हिसाब से डिफाइन होने वाला है, या फिर ब्रांच सिर्फ ब्रांच का अकाउंटेंट करेगा तो भी चलेगा। And a person or by any person who is qualified, duly qualified to act as an auditor in accordance with laws of that country. तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया में ऑडिटिंग के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं वो अगर आपके पास है तो वो भी ऑडिट कर सकता है। सो बेसिकली कंपनी ऑडिटर बन सकता है फॉरेन ब्रांच का, या सिर्फ कोई अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकता है फॉरेन ब्रांच का, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फॉरेन में ही है, बाहर ही है, बट the person is qualified to become an auditor, okay, in accordance with the laws of that country, वो ऑडिटर बन सकता है। अच्छा, देन सर ये ब्रांच ऑडिट के बारे में अगर मैं देखूं, दो बातें मैंने आपको बताई। नंबर 1, ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया एंड ब्रांच ऑफिस इज इन इंडिया। नंबर 2, अब सर पावर ऑफ द ब्रांच ऑडिटर क्या है? पावर ऑफ द ब्रांच ऑडिटर शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब क्या की गई है? देखिए, सबसे पहली पावर सेम एज गिवन इन सेक्शन 143 subsection 1 and 143 subsection 4, and the provision regarding reporting of fraud also applicable on branch auditors. एक बात याद रखिएगा सर, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अमेंडमेंट भी आई है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में, ठीक है। और ये सेक्शन हम लोगों ने पढ़ के इसकी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर आप उसे देख लीजिएगा। तो जो फ्रॉड को रिलेटेड एक नॉर्मल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही सर ब्रांच ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो प्रोविजन है सेक्शन 140 सबसेक्शन 12, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द ब्रांच ऑडिटर्स एज वेल। चलिए, देन इसके बाद हमारे पास क्या बातें आती है? अब इंपॉर्टेंट बात सर, कुछ बातें हैं। ब्रांच ने मेन कंपनी को 2-3 चीज़ें देनी है, जिसमें से एक है रिटर्न्स और दूसरा है रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स। सो ब्रांच विल सेंड रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स ऑन अकाउंट। ऐसा है कि रिटर्न्स तो हमेशा आएंगी, हमेशा से मेरा क्या मतलब है, एक्स कंपनी का ऑडिटर है और एक्स ही ब्रांच का ऑडिटर है, एक्स कंपनी का ऑडिटर है और एक्स ही ब्रांच का ऑडिटर है। अब कुछ भी होता रहे सर, रिटर्न्स तो हर केस में आएगी ब्रांच से कंपनी के पास। रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स की अगर मैं आपको बात करूं तो सर रिपोर्ट ऑन अकाउंट तभी आएगी जब ब्रांच का ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर नहीं था। हाँ जी, जब ब्रांच का ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर नहीं था, एक्स कंपनी का ऑडिटर है, वाई ब्रांच का ऑडिटर है, नाउ वाई इज रिक्वायर्ड टू सेंड रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स
to the auditor of the company who will deal with in his report in such manner as he consider necessary. रिटर्न्स हर केस में आएगी। एक्स कंपनी का ऑडिटर है, एक्स ही ब्रांच का ऑडिटर है, भाई रिटर्न्स तो आनी है ब्रांच से, पक्की बात। ठीक है, रिटर्न्स के लिए सर एक बात और ध्यान रखिएगा, सेक्शन 143 में अगर आपने से वो देखी, मैंने मेमोरी टेक्निक से आपको याद कराने की कोशिश भी करी थी। 143 सबसेक्शन 3 में आपको सर ये वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रॉपर रिटर्न्स वहाँ से आनी चाहिए ब्रांच से, ऑडिटर को देखना है कि उसने उससे कैसे, बताना है कि उसने उससे कैसे डील किया। सो दिस वाज सेक्शन 143 सबसेक्शन 8। मैं सर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देने वाला हूँ आई थिंक 2 स्टार्स, दैट्स इट। बहुत बेसिक है, एग्जाम में ज़्यादा इससे पूछताछ नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एक बार आप इसको देख के आराम से कवर कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव सेक्शन 143(9), 143 सबसेक्शन 10 एंड 143 सबसेक्शन 11। आइए 143 सबसेक्शन 9 के बारे में कुछ बात करते हैं सर। 2 स्टार है ये भी। 143 सबसेक्शन 9 क्या बोलता है? हर ऑडिटर को कंप्लाई करना है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। कौन सा ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के साथ? जो सीजी प्रिस्क्राइब करेगी। थ्योरी है, जो कौन प्रिस्क्राइब करेगी? सीजी प्रिस्क्राइब करेगी। एंड सीजी कैसे प्रिस्क्राइब करेगी सर? जो आईसीआई रिकमेंड करेगा। तो पहले आईसीआई रिकमेंड करेगा, फिर सीजी कंसल्ट करेगी और एनएफआरए का एग्जामिनेशन होगा। एनएफआरए इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। एनएफआरए पहले आईसीआई रिकमेंड करेगा, सीजी कंसल्टेशन करेगी एनएफआरए के साथ, एनएफआरए एग्जामिनेशन भी करेगा उन एसेज का, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का, और फाइनली सीजी उसको प्रिस्क्राइब कर देगी। ये जो फ्लो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जरा ध्यान से देखिए। आईसीआई विल रिकमेंड, नंबर 1, CG will consult with NFRA and consider its recommendation, and CG will prescribe the standards on auditing to be followed. बट मजे की बात यह है सर, अभी NFRA है ही नहीं, तो इसी से रिलेटेड हो गया हमारा सेक्शन 143 सबसेक्शन 10। और सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है? Until any standards are notified, जब तक कोई स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड होते हैं, अभी तक तो कोई नोटिफाई है नहीं सर इस तरीके से। हमारे जो ऐसे जो हम पढ़ते हैं वो तो है ही, वो तो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं और सीजी ने उसको सर उठा के बोल दिया। सो अंटिल द स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड specified by ICI, the standards specified by ICI shall be deemed to be the auditing standards। तो जो हम लोग अभी ICI के एसेस पढ़ते हैं, जो हमारे कोर्स में भी हैं, उन्हीं एसेस को सर हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मान के चलेंगे, जब तक कोई और इस तरीके से जो ऊपर तरीका बताया गया कि पहले सर आईसीआई रिकमेंड करेगा, फिर सीजी एनएफआरए को कंसल्ट करेगा, फिर एनएफआरए रिकमेंड करेगा, फिर सीजी प्रिस्क्राइब करेगा, जब तक ये तरीका फॉलो नहीं हो पा रहा, प्लीज जो भी आपके एसेज आईसीएआई ने रिकमेंड कर दिए हैं उन्हीं को आपसे मानेंगे रेलेवेंट हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अच्छा जी, अब नाउ 143 सबसेक्शन 11 आपसे बोल सकते हैं कि कारो की गंगोत्री है। कारो की क्या है? गंगोत्री। कारो यहीं से निकला है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 ने सर एक पावर दे रखी है, जरा देखिए किसको पावर दे रखी है? सीजी को। सीजी चाहे तो एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के केस में कह सकता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट और डाली जाए जिसमें वो मैटर्स हो जो हमें चाहिए। सीजी चाहे, दोबारा से, सीजी चाहे तो एनएफआरए के साथ कंसल्ट करके स्पेसिफाइड कंपनीज के केस में बोल सकता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डाली जाए जिसमें वो मैटर्स पर रिपोर्टिंग हो जो हम बोले। और सर ऐसी एक स्टेटमेंट का नाम है कारो। मैंने कनेक्ट भी कर दिया है, कारो 2016 आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल है। और सर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं एसए 700 से भी, क्योंकि एसए 700 में जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको बता दूं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर एक पैराग्राफ आता है अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे कारो के सर आपका जो रिपोर्ट है वो लगती है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इन्फोसिस की एक बार ऑडिट रिपोर्ट निकाल लो करंट, आप उसको देखेंगे, उसमें आपको कारो भी नजर आ जाएगा, 143 सबसेक्शन 3 भी नजर आ जाएगा, राइट। सो दिस इज बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक सर। 143(9), 143(10), 143(11), कोई दूर दूर तक इसमें सर मुझे लगता नहीं कोई ऐसी बात है जो आपको समझ ना आए। थ्योरी है, रादर एग्जाम से पहले भी आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, चले जाइएगा, जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है। 2 स्टार सर मैं इसको दूंगा, 2 से भी अगर कम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, बट 2 से कम दूंगा तो आप लोग इसे आउट ऑफ कोर्स ही समझ लोगे। चलिए, अब हमारे पास सर एक सेक्शन बचा है 143 सबसेक्शन 13। सर 12 क्यों नहीं पढ़ा रहे? बेटा 12 पे तो बहुत डिटेल वीडियो बना दी है मैंने, वो जल्दी से जरा देख लेना। सो 143 सबसेक्शन 13 देखिए। 140 सबसेक्शन 12 क्या बोलता था? 140 सबसेक्शन 12 बोलता था कि ऑडिटर की ड्यूटी है कि अगर कंपनी में फ्रॉड होता हुआ नजर आए तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। अब ऑडिटर की सर एक और रिक्वायरमेंट भी है और वो हम सबको पता है एसए 200, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। एसए 200 बोलता है कि ऑडिटर हैज टू फॉलो कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ऑडिटर को कोई भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। लेकिन 143(12) बोलता है कि भाई क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दो,
अब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, वैसे तो ऐसे 200 में ही सर बचा लिया गया था, ऐसे 200 में 2 एक्सेप्शन दे रखी है कि ऑडिटर चाहे तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज कर सकता है, ए इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, बी इफ परमिटेड बाय क्लाइंट। इसमें ट्रू फॉल्स भी आ गया, अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में लास्ट मैंने क्वेश्चन में इसका ट्रू फॉल्स दे रखा है। ठीक है सर, वहीं पे ऐसे 200 ने आपको बोल दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, मुबारक हो। लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट में भी एक सेविंग प्रोविजन बनाया गया जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बचाता है, और ये बोलता है, जिस सेक्शन का नाम है 140 सबसेक्शन 13, सो 143 सबसेक्शन 13 सेव्स द ऑडिटर एंड सेज दैट नो ड्यूटी शैल बी रिगार्डेड एज कॉन्ट्रावेंड, आई शुड से द ड्यूटी ऑफ confidentiality shall not be regarded as to be contravened by reasons of reporting of fraud if it is done in good faith. Okay? So अगर फ्रॉड गुड फेथ में रिपोर्ट किया है ऑडिटर ने, तो सर ऑडिटर ने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं करी है। आप इसका क्वेश्चन ऐसे सुनिए, XYZ कंपनी ने सर कोर्ट में केस कर दिया ऑडिटर के खिलाफ कि ऑडिटर ने हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमसे बिना पूछे गवर्नमेंट को दी थी, फ्रॉड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऑडिटर क्या स्टैंड लेगा? ऑडिटर सर उसे बोलेगा कि देखो जी 143.12 में मेरी ड्यूटी है और 143.13 में साफ लिखा हुआ है कि सर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी कोई भी ड्यूटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी, यानी मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी है और कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने मेंटेन करी है। ये तो भाई मुझे गवर्नमेंट को बताना ही था, हवाबाजी तुम करो और हम बताए ना, है नालायक। एनीवेज 143 सबसेक्शन 14 सर क्या बोलता है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 शैल अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस। अभी मुटाटिस मुटेंडिस क्या होता है? मुटाटिस मुटेंडिस का मतलब सेम टू सेम विद नेसेसरी चेंजेस। सो 140 सबसेक्शन 14 बोलता है कि सर 143 के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है, बताइए किस पे? कॉस्ट अकाउंटेंट पे जो कौन सा ऑडिट करने आ रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148, और किस पे? कंपनी सेक्रेटरी पे जो कौन सा ऑडिट करने आ रहे हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204। ओके, चलिए सर 143.15 सिंपल सा है कि सर पनिशमेंट क्या है, पेनल्टी क्या है। इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 12, याद रखिएगा सबसेक्शन 12 पे सर ये बता रहा है, सबसेक्शन 12 क्या था? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कनेक्शन बना भी दिया आपका। सबसेक्शन 12 किससे बात करता है बताइए? रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड से। सो 140 सबसेक्शन 12 बोलता है कि आपने रिपोर्टिंग करनी है, और 143 सबसेक्शन 15 बोलता है कि अगर आपने रिपोर्टिंग के सेक्शन से कंप्लाई नहीं किया देन बेटा पोशंपा भाई पोशंपा। लाल किले में क्या हुआ? आपने फ्रॉड की रिपोर्टिंग नहीं करी, अब तो पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा फाइन देना पड़ेगा, 1 लाख रुपी मिनिमम, बट विच मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। राइट गाइज, सो ये जो सेक्शंस थे 143 के, दे वर नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी से मैं तो बोलूंगा सर 12-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, आप इसी को देख के चले जाएंगे तो जय माता दी, भारत माता की जय, एकदम सब कुछ सेट रहेगा। ठीक है, हो सका तो आई विल ट्राई कि मैं ये PDF फाइल्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। फिर बोल रहा हूँ सर समय की कमी होती है, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, और एक्चुअली क्यों करने पड़ते हैं? ठीक है स्टाफ है, बट ये जो एडिटिंग है, ये जो फाइल्स अपलोड करना, दे आर वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग्स सर, ये मैं किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, and yes, do hit the like button if you really learned something from this video, and guys do subscribe the channel। एक रिक्वेस्ट, एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर इसी टाइम भाई अगर हो जाए, वैसे दिली इच्छा तो है कि अगर हो जाए 1 लाख सब्सक्राइबर तो मज़ा आएगा जीवन का, है ना। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने लोगों के साथ बांटिए, दोस्तों के साथ, एंड यस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी सब लोगों से भी बोलो कि सर चैनल सब्सक्राइब करें, लेट्स मेक इट बिग, बिगर, बिगेस्ट। Yo, thank you very much. Stay connected, stay ahead. Jai Hind.